ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुषमा और स्वागत करती हूं सभी किसान भाई बहनों का। और इससे पहले कि हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं तो परिचय कराएं अपने साथी का भी जो मेरे साथ हैं। जी विनोद, आपका भी स्वागत करते हैं। विनोद, देखिए मौसम बदल रहा है, यानी कि गर्मी जो है वो प्रचंड रूप में आ चुकी है। जून की बात आती है तो लगता है कि बहुत ज्यादा गर्मी। और सिर्फ दिल्ली की बात, दिल्ली के बाहर जितने भी एरिया हैं या दिल्ली से जुड़े हुए हैं देश भर के ज्यादातर उत्तर भारत की बात करें तो बहुत गर्मी है। और इस गर्मी में जो राहत का काम है वो एक बारिश होती है या मौसम का बदलाव होता है। बिल्कुल। और हम तो इंसान हैं तो हमें तो गर्मी लगती ही बहुत ज्यादा है, लेकिन जो हमारा पशुधन है उसकी जिक्र करें, उसकी बात करें तो वो तो कहते बेजुबान है, वो बता भी नहीं सकता कि उसे क्या प्रॉब्लम है। सही कहा सुषमा। और देखो ये जो टाइम है पशुओं के लिए ना सबसे एक ये माना जाता है कि ये क्रिटिकल टाइम है। बिल्कुल कठिन गर्मी समय में थोड़ा सा सोच के चलते हैं कि भाई एक तो खाना जो है वो पशु अपना कम कर देता है इस टाइम पे, पानी का जो है वो हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। नॉर्मली हम देखते हैं पशु को 2 टाइम या 3 टाइम पानी पिलाते हैं, तो अभी जैसे गर्मियां आ गई हैं तो 4 बार 5 बार। और ताजा पानी, ये ना हो कि भाई वो धूप में रखा हुआ है पानी, वो गर्म हो गया है। हाँ। कोशिश करें ताजा पानी निकालें और ताजा पानी हम पशु को दें। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यही वो पशुधन है जो हमारे किसान भाई बहनों की आजीविका का बहुत बड़ा एक साधन होता है, जिसे कहें चाहे वो दूध की बात हो या फिर और भी आय बढ़ाने के तरीके, चाहे मुर्गी पालन क्यों ना हो, उसमें ये सब हमारे पशुधन ही है। मतलब खेती के साथ साथ जो भी हमारे पशुधन है, चाहे हम उसमें अपने गाय भैंस है, बकरी है या फिर कामकाजी जो पशु हैं, इन सब की देखभाल बहुत जरूरी हो जाती है। देखो अभी मौसम में जैसे थोड़ा सा बदलाव हो रहेगा तो शाम के टाइम क्या होता है, जैसे अभी मक्खियां हैं या मच्छर हैं तो बड़ा प्रकोप हो जाता है इनका। और खासतौर से जो अपने दुधारू पशु हैं उनको बड़ा परेशान करते हैं ये। तो उसमें जो अपने पशु हैं उनको अंदर जो हमारे ठान है वहां पे हमें बांधना चाहिए। मच्छरदानी है वो उनके लिए इस्तेमाल करें। आजकल देख रहे हैं बहुत से भाई तो कूलर लगा के और फवारा विधि से भी मतलब उनका देखभाल कर रहे हैं, ताकि गर्मियां ज्यादा है। अब क्या करें, अब जो पशु 15 लीटर 14 लीटर 12 लीटर दूध दे रहा है, गर्मी के टाइम में वो दूध कम हो जाएगा। अब दूध कम हो गया है तो कहीं ना कहीं आमदनी कम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो हम जिस तरह से अपना ख्याल रखते हैं तो हमें पशुधन का भी ख्याल उतनी ही सावधानी के साथ रखना चाहिए। और बीमारियां भी कई तरह की पनपती, क्योंकि जब जून की बात आती है विनोद तो एक बरसात के मौसम की भी शुरुआत हो जाती है। हाँ जी। और ऐसे में उनके रोग जो पनपते हैं पशुओं के लिए, चाहे वो गाय भैंस हो, मुर्गी हो, बकरी हो, सबके लिए तो बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। तो नियमित तौर पर उनकी जांच होनी बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन का जरूर ध्यान रखें। और अगर दुधारू के साथ साथ अगर कोई पशु बच्चा देने वाला है जैसे, तो उसका तो स्पेशल ध्यान देना होगा। बिल्कुल सही बात है। और खास तौर से जो हमारे डॉक्टर हैं, आसपास हॉस्पिटल्स हैं, उनसे हमें सलाह ले लेनी चाहिए। और सरकार की तरफ से भी जैसे अभी मुंह पका खुर पका जो रोग हैं इनके भी इलाज के लिए वैक्सीनेशन अभी चल रही हैं, चलाई भी जाती हैं, पूरे भारत में ही चलती हैं ये। तो उसमें क्या होता है, किसान भाई कई बार सोचता है नहीं अभी मेरी जो गाय है या भैंस है इतना दूध दे रही है, ये इंजेक्शन में लगवाऊंगा तो उससे दूध कम हो जाएगा। देखिए अगर थोड़ा बहुत दूध उसमें कम हो भी जाता है ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो पशु की लाइफ है वो अच्छी बनी रहेगी और पशु जो है वो स्वस्थ रहेगा पूरा साल। मतलब आप उसकी केयर करोगे तो आपको दूध भी अच्छा उससे मिलता है पशु। बिल्कुल। और इंजेक्शन की बात की तो मुझे एक बात याद आई कि आजकल कमर्शलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है कि आप कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में आप अपने पशुधन के साथ भी खिलवाड़ करने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि भाई इंजेक्शन देके दूध लेते हैं, तो वो हम सब के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि दूध में अगर पशु के लिए तो है ही है और हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि वो क्वालिटी नहीं होगी दूध की और उसमें जो केमिकल्स की मात्रा या जो भी उसमें प्रॉब्लम आती है तो वो हम सबके शरीर पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और जब बात हो ही रही है तो इसके साथ साथ जो बाहरी परजीवी हैं पशुओं का, उनका भी हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। जहां पशु हमारा बैठता है उस जगह को आप अपना साफ कीजिए। लाल दवाई है, आजकल चूना भी डाल देते हैं बहुत से भाई वहां पे। दरारें जितनी भी हैं उनको अच्छे से साफ करके, और खास तौर से बल्कि अभी ये जो टाइम है तो पशु के लिए जो गद्दे होते हैं नीचे वो बिठाएं, ताकि उनको जो बैठने में है आसानी रहे
उनके पैर छिल जाते हैं, उस समस्या से भी उनको निजात मिलेगी। तो इस तरीके से वो एक भूसा का चूरा भी आता है, वो भी डाला जा सकता है, वो यूज करते हैं, लेकिन क्या है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वहीं तक सीमित हो गया है। हाँ, लेकिन अब शहरी क्षेत्रों में ये चीजें नहीं मिल पाती हैं, तो अल्टरनेट पे आज के टाइम जो गद्दे हैं वो इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, और ये अच्छी बात है कि हम पशुओं को एक पूरा आरामदायक उनका जीवन बना दिया। बिल्कुल, और ऐसा ही होना चाहिए। तभी मतलब जो हम बात करते हैं कि भाई मुनाफा और आय है वो दोगुनी कैसे करनी है, खेती के साथ साथ जो हमारा पशुधन है वो जब स्वस्थ रहेगा साथ के साथ, तभी हम जो अपनी आय है उसको दुगनी लेके जा सकते हैं। बिल्कुल, तो जिम्मेदारी के साथ आप ऐसा करेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और आज मैं, सुषमा और विनोद, हम आप लोग सोच रहे होंगे कि शुरू में ही हमने पशुधन की चर्चा कर ली, इसके पीछे भी कुछ कारण होगा। जी बिल्कुल कारण है, क्योंकि आज हमारे जो एक्सपर्ट ही समझिए, क्योंकि जब किसान सफल होता है तो वो अपने आप में एक एक्सपर्ट बन जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो एक्सपर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि विशेषज्ञता उनको हासिल हो जाती है अपने कार्य में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो या फिर पशुधन संभालने की बात हो। तो आज विनोद, हमने भी अपने स्टूडियो में एक ऐसे ही सफल किसान को आमंत्रित किया हुआ है और उनके बारे में बहुत सारी बातें हम जानेंगे। तो इससे पहले कि हम उनसे शुरुआत करें, उनका परिचय करा देते हैं कि कौन है हमारे साथ आज। बिल्कुल, आप हैं दलजीत सिंह पुनिया जी, गांव बिचपड़ी, गोहाना, सोनीपत, जिला आपका सोनीपत है, हरियाणा से। तो सबसे पहले दलजीत भाई, आप स्टूडियो में आए हैं तो इसके लिए स्वागत है आपका। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। दलजीत जी, देखिए, किसान की बात कार्यक्रम जो हम लेकर आते हैं किसानों के लिए ही है, और हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे किसान भी हमारे स्टूडियो में आए, इंटरेक्शन लें, ताकि हमारे जो किसान जो आपको सुने, आपसे प्रभावित हो, इंस्पिरेशन लें, प्रेरणा लें, और वो भी इसी तरह से अपने काम को आगे बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएं। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि आपकी जो खेती है वो किस किस की फसल, मतलब आप इस समय देखभाल कर रहे हैं वहां पर, तो जनरल हम आइडिया लेना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको नमस्कार है और सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैंने शुरुआत जब की उस समय का ये मान लेता हूँ कि जैसे एक शौकिया करते हैं, जैसे शुरुआत में कोई शौकिया काम करते हैं उससे शुरुआत कर ली जी, अच्छा लगता था काम करना, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा ये लगता है कि कोई और चीज कर लें, ऐसा विचार मन में आया। लेकिन फिर उससे मिट्टी से जो जुड़ाव था वो बना। इतना ज्ञान भी शुरुआती दौर में नहीं था, क्योंकि पढ़ते पढ़ते जब हमने खेती का काम शुरू किया, बड़े भाई साहब उन्होंने थोड़ा सा बताया, परिवार के लोग करते हुए देखे, और बाकी सब लोग चाहे उसको दुर्भाग्य माने, लेकिन मैं एक सौभाग्य मानता हूं कि जो हमारे पास जमीन थी वो ज्यादा उपजाऊ नहीं थी। अगर उपजाऊ होती तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने का मौका हमें भी नहीं मिलता, शायद ना मिलता। बिल्कुल, हमने एक्सपेरिमेंट किए, उसमें एक तरह का बीज बो के देखा, नहीं बन पाई बात है, अगले सीजन पे दूसरा बो के देखा, फिर देखा गया कि इसमें कोई ना कोई कमी है, फिर मिट्टी की जांच करवाई गई, पानी की जांच करवाई गई, जिस तत्व की कमी थी वो उसमें था। ये सारे करते करते फिर पता लगा कि जमीन में इस चीज की कमी रह जाती है, जिसके कारण से हम पूरी तरह से मतलब मुनाफा या पूरी तरह से फसल नहीं ले पाते। आहिस्ता आहिस्ता करके तजुर्बा बनता चला गया। जो कृषि विभाग के अधिकारी थे उनसे मिलना जुलना शुरू हो गया, किस समय क्या फसल बोएं, क्या कुछ काम करें, किस तत्व की कमी रह जाती है उसकी पहचान कैसे करें, कीड़ा बना तो दवाई कौन सी चाहिए, ये आहिस्ता आहिस्ता करके फिर इसका तजुर्बा बनता चला गया। और पास पास के जो लोग थे उनकी भी बातें सुनते, वो क्या कर रहे हैं उनको कुछ बताते भी जो हो सकता बन पाता हमारे से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ करके एक ऐसा आइडिया बन गया कि इस जमीन में हम क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा विनोद जी मैं अंदाजा दे देता हूँ आपको, हमारी जो जमीनें लवणीय है, नूनी की जमीन हम जिसको बोल देते हैं हमारे, क्योंकि मैं सोनीपत गुहाना क्षेत्र से जुड़ा हूँ, नूनी की जमीन बोलते हैं। अब लवणीय जो है, उसमें बीज बोते हैं, हम मान लीजिए गेहूं का बीज बोते हैं, वो नहीं होता, उसमें हम जमाव ही नहीं लेगा। लेकिन विश्वविद्यालय की तरफ से हम कह सकते हैं, या फिर जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनकी सोच के कारण, उनकी कोशिश के कारण कुछ ऐसी वैरायटी बनाएगी कि वही उस जमीन में अगर बो दें तो पूरी पैदावार दे देती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। वो एक अक्षेत्र, उसकी जगह का नाम भी थोड़ा सा बताते थे, करनाल की साइड, या विश्वविद्यालय जो हमारा मान सकते हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल इशार का जो विश्वविद्यालय है उनकी तरफ से जो हमें सूचना मिली, हम भी अपने जो साथी लोग उनको बताते हैं, वो बीज अगर उसमें बो देते हैं तो फिर पूरा उसमें मुनाफा रहता है, पूरी फसल रहती है, जितना दूसरे बाकी सारे बीज जमाव लेते हैं वो भी लेता है। तो एक थोड़ा सा बदलाव अगर किसी के दिमाग में ये बात आ जाए कि इस तरह हम कर सकते हैं, वो बीज ले सकते हैं, हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है। तो दलजीत जी देखो, शुरुआत की आपने और अग्रणी
जो आप हैं, जैसे जो लवणीय भूमि है, जो मतलब हम ये कहते हैं कि भाई खेती के योग्य नहीं है जी, वो आपने उपजाऊ बनाई और आज के टाइम काफी अच्छी मतलब वहाँ पे पैदावार आप ले रहे हो। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं आपके मन में आई, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपने सोचा कि भाई मैं इस किसान जो ये संस्था है वहां जुड़ूं या फिर जो विश्वविद्यालय है उसके साथ जुड़ूं, कैसे मतलब आपने शुरुआत की है? विनोद जी, शुरुआती दौर में तो मैंने बताया ना कि अपनी कोशिश करके देखी खुद से। हाँ, फिर पढ़ते पढ़ते कुछ चीजें ध्यान में आ गई। दूसरे लोगों से ये पता चल गया कि हम जो किसान केंद्र हैं उनमें मुलाकात कर सकते हैं, जाके डॉक्टरों से मिलना हो गया, कोई मेले वगैरह लगते हैं उनमें जाना हो गया, कुछ नई नई जो तकनीकें आई उनकी जानकारी लेना शुरू कर दी। जैसे शुरुआती दौर में हम देखें तो एक हैरो कल्टीवेटर इसी का सारा था हमें, लेकिन हाँ, सिर्फ 2 ही औजार थे। आज रोटावेटर है, दूसरे ऐसे सारे यंत्र हमें मिले हैं कि एक बार में ही खेत में गए, बस अपना जमीन में बो के ही वापिस आते हैं, अपना जो बीज लेके जाते हैं। मतलब खेत एक बार में ही तैयार हो जाता है। तो ये करते करते और मतलब ये हुआ कि और कुछ इससे ज्यादा करके देखें। ज्यादा करने में फिर लगता है कि एक फसल में इतना मुनाफा नहीं हो। फिर एक्सपेरिमेंट मन हर समय रहता है, चाहे वो किसान केंद्र में बात करके हम करते हैं या फिर कहीं इंटरनेट से जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि अपनी जो पढ़ाई लिखाई, चलो हम खेती करते हैं लेकिन उस पढ़ाई लिखाई का फायदा तो उठाएं। हमारे किसान भाई आज पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है। चलो जो अनपढ़ भी है उसके बच्चे तो पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल, उनके पास स्मार्टफोन है, सारी सुविधाएं, तो उनसे जानकारी ले लेनी चाहिए। सही बात है। उसके बाद फिर देखा कि एक ऐसी फसल का चुनाव किया जाए कि जिसे फसल चक्र अपनाया जाए। फसल चक्र अपनाने से होता क्या है कि आगे हमें खुराक कम देनी पड़ती है। अगली फसल जब देते हैं ना तो नाइट्रोजन की मात्रा उसमें बढ़ गई, उसमें फिर यूरिया कम देना पड़ेगा। तो इसका चुनाव जो मेरा अपना व्यक्तिगत जो अनुभव जो कहता है, जो ज्यादा मुनाफा मेरे को रहा गवार की फसल में। गवार की फसल बहुत सारे क्षेत्र में बोले तो ऐसी बात नहीं है, अपने दूसरे प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, यहाँ खूब होती खेती। उसका फायदा क्या रहता है, जो भाव मिलता है वो तो एक अलग बात है, वो तो मिलता ही है, बिल्कुल। इसमें वजन बहुत होता है, लेकिन 2-3 साल तक इसमें ज्यादा जमीन में खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगली जो फसल बोते हैं ना तो बहुत बढ़िया फसल होती है, रंग बहुत बढ़िया। तो गवार की जो फसल आप ले रहे हैं तो बीज तो मतलब जो दाना है वो तो आप लेते ही लेते हो उसको। हाँ। तो जमीन की फायदा बहुत ज्यादा इसमें मिल जाता है। बिल्कुल, जमीन में सुधार हो जाता है। थोड़ी सी कमजोर भी जमीन है ना तो 1 साल 2 साल गवार का अगर हम खेती करके देखते हैं तो फिर आगे जाके वो जमीन ऐसी हो जाती है जो बाकी हमारी सही जमीन थी उनके अकॉर्डिंग। मतलब पोषक तत्व खुद ब खुद उस फसल के लगाने से ही हो जाते हैं। बिल्कुल, ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई भाई करके देखता ना, ये कहे कि भाई दलजीत ने ऐसा करके देखा, क्या पता ये ठीक है कि नहीं, एक बार करके देख ले। शुरुआत तो करे, एक खेत के 2 हिस्से करके, आधे खेत में गवार बो के देख ले, आधे खेत में दूसरी फसल करके देख ले। बिल्कुल सही बात बोला। वो भी कल कोई यही कहेगा कि ठीक बोला था ऐसा। बिल्कुल। फिर जब हम ईंख की खेती करते हैं, ईंख की खेती विनोद भाई हमने बहुत की है, अब भी कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि एक तो नजदीक थोड़ा सा शुगर मिल है हमारे। अच्छा। और जब शुगर मिल नहीं थी तो भी करते थे, उसका गुड़ बनवा लेते थे या उसको बिक्री में दे देते थे। उसमें क्या होता है कि देखो है तो पूरे साल की, बिल्कुल, लेकिन नकदी फसल में आती है। हाँ, वो अपनी जो लोकल भाषा हम उसमें कह देते हैं ना कि मर्दानी खेती, मर्दानी, बिल्कुल, वो इसीलिए मानी गई है कि उसमें चारा भी उपलब्ध हो जाएगा, भाई जो हमारा गन्ना है वो भी हमें मिलेगा, भाव भी ठीक ठाक मिल जाएगा, काम भी पूरे साल मिल जाएगा। तो ये सारा कुछ करके जिस खेत में गन्ना बोया जाता है तो उसमें दूसरी बाकी फसलें कई साल तक अच्छी होती हैं, जो उसकी जड़ ग्रंथि है ना वो उसमें ताकत बनाती है। जी दलजीत जी, और भी बहुत सारी बातें करेंगे आपसे, लेकिन एक छोटा सा विराम लेना जरूरी है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात पंच तत्वों से बना व्यक्ति, पंच तत्वों में समाई सृष्टि और हमारा पर्यावरण। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गए पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में आवाजें उठी, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को मिशन के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना भारत। 1 नवंबर 2021 यही वो तारीख है जब ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। लाइफ सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। जल, जंगल और जमीन के बेलगाम दोहन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध लोगों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान। एक ऐसी जीवन शैली को जीने की आदत जिसमें पर्यावरण से मित्रता का भाव हो, न कि नुकसान पहुंचाने की नीयत। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और टिकाऊ जीवन पद्धति है लाइफ का आधार। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण को दे रहा है नई संजीवनी, और इसीलिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम ताकि हरी भरी रहे वसुंधरा। मिट्टी की उर्वरता को पोषण के हिसाब से बरकरार रखना, कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के फायदे और इसके तरीके का प्रदर्शन, जलवायु के हिसाब से फसल, बीज और विविधता यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, बायोगैस और कंपोस्ट यानी वेस्ट से वेल्थ, कबाड़ से समृद्धि के उपाय, टिकाऊ पैदावार और खपत के तरीके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बेहद खास रहा, और इस मौके पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्रालय सतत प्रयासरत है। अलग अलग योजनाएं इसी की हैं झलक, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का असरदार अमल यानी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, जीवों और बीमारियों से फसलों की रक्षा, किसानों को परिस्थिति के अनुकूल टिकाऊ कीट प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करना ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता खत्म हो, एकीकृत न्यूट्रिएंट प्रबंधन यानी जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े, साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी हो, जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदावार की पोषकता बढ़ाने पर जोर ताकि पर्यावरण भी रासायनिक खादों से प्रभावित न हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे। नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा योजना का खास अंग है। प्राकृतिक खेती प्रबंधन इसलिए है एक महत्वपूर्ण मिशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की एक एक बूंद पैदावार बढ़ाने में काम आए, यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जिसका फोकस माइक्रो इरिगेशन पर है, क्योंकि जल बचेगा तो हमारा कल बचेगा। मंत्रालय का एक ध्येय पर्यावरण का बचाव सर्वप्रथम उद्देश्य, और यही है मिशन लाइफ का पैगाम। पर्यावरण रक्षा पहला काम, मिशन लाइफ। आइए प्रकृति की मुस्कुराहट को लौटाएं।
विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं किसान की बात में आप सभी किसान भाई बहनों का। और हमारे साथ आज सफल किसान जुड़े हुए हैं विनोद, दलजीत पुनिया जी हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं हमें। तो दलजीत जी, हम अब क्योंकि समय कम है हमारे पास, तो जल्दी से हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि एक सफल किसान के लिए बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, जैसे कि खाद पानी आप किस तरह से दे रहे हैं या मिश्रित खेती किस तरह से कहते हैं, तो वही भी हम सब कुछ अपने किसानों को बताना चाहेंगे। जी सुषमा जी, लास्ट मैंने जिक्र किया था ईख की फसल का। ईख जो मुनाफा करता है पूरे साल में जो देता है वो तो देता है, लेकिन थोड़ा सा समय का भाव देखते हुए मैं बताता हूँ आपको। हमने एक अनुभव और भी किया। हम गोबर की खाद, देखो सब डालते हैं गोबर की खाद, लेकिन गोबर और गोबर की खाद में बहुत सारा अंतर है। अगर हम खेत में सीधा गोबर डालते हैं तो वो दीमक बनाता है, गोबर की खाद डालते हैं तो वो कई सालों तक फायदा करता है। उसके बाद हम देखते हैं जब अभी जो मौका धान की फसल का, धान की फसल हम जब लगाते हैं तो उससे पहले हरी खाद का प्रयोग करते हैं, ढैंचा लगाते हैं, मूंग लगाते हैं। और एक मुनाफा अगर किसान भाई को साथ के साथ हो जाए तो वो कर भी लेना चाहिए। मूंग जब हम लगाते हैं ना तो एक तुड़ाव ले लेते हैं उसका, कोई तेल पानी का खर्चा कुछ तो निकले, वो भी कर लेते हैं। फिर उसको जमीन में काट देते हैं। काटते ही साथ के साथ पानी देना बहुत जरूरी होता है। अगर पानी नहीं देता तो वो डंठल रह जाते हैं, वो फिर आगे नुकसान करते हैं। धान की फसल का ज्यादा हम नहीं काम करते, कारण रहता है क्योंकि इसमें पानी ज्यादा लगता है। बहुत बढ़िया। और इतने हमारे प्रदेश के अच्छे पानी नहीं है, कहीं कहीं ठीक है लेकिन इतने अच्छे नहीं है पानी, तो पानी कम लगता है। उस फसल को हम बोने की कोशिश, जल स्तर को मतलब कहीं ना कहीं आप बचा रहे हैं। देखो विनोद जी, सरकार कहती है कि पानी को बचाओ और हम अंधाधुंध लगे रहे। अब सरकार हमारे खेत में आके हाथ तो पकड़ेगी नहीं, पानी क्यों चला रहा है, लेकिन अपना भी तो कुछ सोचना चाहिए भाई। सरकार कर्तव्य हमारे फायदे के लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण स्रोत है, कल को कम होगा, पीने के लिए भी नहीं मिला तो बिल्कुल मर जाएंगे। एक बूंद की कीमत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझानी जरूरी है। ये आपका जो क्षेत्र है वहाँ पे सरकार की तरफ से स्कीम भी है कि भाई जो धान वाला क्षेत्र है, अगर उसमें धान की फसल ना लेके दूसरी फसल अगर किसान ले रहा है तो कहीं ना कहीं उनको रिबेट मिलती है, सरकार की तरफ से सहायता ही मिलती है। बाजरा वगैरह बोते हैं तो कई हजार रुपए सरकार की तरफ से मिलते हैं। वो कोशिश करके लोग देखते हैं और उनको मिलते भी हैं और करनी भी चाहिए। बिल्कुल। बाजरा का जिक्र है, बाजरा में बीज कम लगता है, उसके मेहनत कम होती है, और अगर वो निकल जाए तो किसी से कम नहीं रहता। बिल्कुल सही। जवार बोते हैं, पशु खाते हैं। बाजरे की जब बात है तो बिल्कुल जो मोटे अनाज हैं, मिलेट्स ईयर है, हम बना। और वैसे भी हमारी जो सरकार है इसको बढ़ावा दे रही है, तो इस तरह की खेती करने में भी फायदा है, बिल्कुल, जहाँ कम पानी की जरूरत हो। और विनोद जी, एक काम हम कर सकते हैं। देखो मिश्रित खेती की जब बात आती है वो करनी चाहिए। सही बात है। 1 एकड़ जमीन हमारे पास है, उसमें एकदम से 2 फसल बो सकते। जवार बो दिया, अरहर बो दिया, उसमें पहले जवार काट ली, उसके बाद फिर वो अरहर हो जाए। अरहर है वो फिर अपना जो ग्रोथ उसमें मतलब एक ही टाइम में उसी समय के दौरान 2 फसल ले लेते हैं, और वो उसको नुकसान नहीं करती, वो उसको नहीं करती, बल्कि फायदा करती। तो जो इसमें खाद पानी है दलजीत भाई, उसमें थोड़ा सा आप ज्यादा खाद इस्तेमाल करते हैं या फिर तरीका क्या है उसका? नहीं, उसमें वर्मी कंपोस्ट। देखो, अच्छा, वर्मी कंपोस्ट एक बार कोशिश करनी पड़ती है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है पहले, उसके बाद फिर दिक्कत नहीं आती। वर्मी कंपोस्ट। और मैं तो अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगा, हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं, अभी आखिरी मुकाम तक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन भगवान के दया से पहुंचेंगे कभी ना कभी। जो प्राकृतिक खेती है ना, उसकी तरफ रुझान है हमारा। आज हम ये खेती करें, लेकिन प्राकृतिक खेती थोड़ा सा बता दो अपने किसान भाइयों को। प्राकृतिक खेती का एक ही फार्मूला जो मैंने सीखा है, अपने किसान भाइयों से जाके मिला हूं जिनसे, उनसे सीखा कि अपने खेत का कुछ भी खेत से बाहर नहीं जाना, बाहर जो खेत में हुआ वो वहीं गला सड़ा दो, उसको प्राकृतिक खेती मान के। और 1 एकड़ में तो आपने अभी शुरुआत की भी है इस तरीके से। शुरुआत करके देखी है, लेकिन उस मुकाम तक जब पहुंचते जो मन में है वो पहुंचेंगे। कभी फिर भगवान ने मौका दिया, आप लोगों के साथ बैठे तो फिर बोलेंगे ये बात है कि हमने वो करके दिखा दिया है। मतलब जब तक अनुभव खुद का नहीं हो जाएगा तब तक जो दूसरे किसान साथी हैं उनको मतलब क्या सलाह देनी है? तो उनको सलाह ये देनी है कि देखो और एक बात की आपने कॉम्बिनेशन की, यानी कि जैसे अरहर के साथ आपने बताया था कि ज्वार की जी। तो इस तरह से और भी कई सारी फसलें होंगी, मक्का ले सकते हैं साथ में, है ना, कि एक ही समय में एक ही खाद पानी से काम हो जाए। लोबिया कर सकते हैं, नेपियर घास बो सकते हैं। एक बार बो दिया, 2, 3, 4 साल तक वो चलता ही रहेगा, उसकी जरूरत ही नहीं फिर दूसरा कोई बोने की। कुछ क्षेत्र बोलो, बाकी हरा चारा जिस समय पे खत्म हो जाता है वो तो फिर भी चलता है। बिल्कुल, हाथी घास के नाम से भी, हाथी घास के नाम से जो है। तो इस तरह की, अब वो पुरानी जो बात हमने जो अपने बड़ों से देखी थी वो इस तरह करते थे, सिर्फ उसी पे नहीं रहना। हम नए युग में है तो
नई तकनीक में काम करना चाहिए ना। जब नए हमें यंत्र मिले हैं, नए साधन मिले हैं, मशीनी युग है, पहले 2 बैलों से कितनी खेती कर सकते थे विनोद जी। अब देखो इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, इतने बड़े बड़े यंत्र है हमारे पास, एक आदमी ज्यादा कोई मेहनत उसकी लगती नहीं, फिर भी कितने सारी एकड़ का यंत्र युग है, मतलब खेती आसान बना दी है, उसका सारा लेना चाहिए। लेकिन इतना जरूर अपने किसान भाइयों को कहूंगा कि अपने हाथ की जो मेहनत है वो ना छोड़े, हाथ की मेहनत ना छोड़े, वो जरूर करें जितनी भी बन पाती है। उसका मैं थोड़ा सा ये कह दूं कि ये कहेंगे भाई कि दलजीत क्या पता खुद ऐसे काम करता है कि नहीं करता। जो हमने मेड हैं, नालियां हैं, उन पे दवाइयां छिड़क दी, घास फूस सारा खत्म कर दिया, उसको कस्सी से ठीक नहीं करना पड़ेगा, जल्दबाजी करते उसको कस्सी से करो। बिल्कुल। अगर उसमें दवाई छिड़कते हैं फिर पानी देते हैं, वो दवाई का असर हमारी फसल पे भी तो जाता है। इतनी जहरीली दवाई सब चीजों को खत्म कर देती है, क्या हमारे को नुकसान नहीं करेगी? अपने जो मेड हैं उनको ठीक करो, उनको अपनी कस्सी से, कसोले से, ऐसे यंत्र दराती से उनको हाथ से ठीक करो, अच्छा लगेगा। जो खेत के कोने हैं, हमारे बड़े कहा करते कि जब तक चारों कोने ठीक नहीं हो ना, तो यूं समझ लो बीच में अपना खेत ठीक किया ही नहीं तुम। ये मेहनत अपने हाथ की होनी चाहिए, एक मन होना चाहिए कि हमने काम करना है, हमने मेहनत करनी है। ये नहीं कि पका पका खाना है, एक पैसा कमाना है, वो नहीं। पैसा तो चलो ज्यादा एकड़ करेंगे, 1 एकड़ में मान लो 20,000 रुपए भी बचने लगे और हमने 50 एकड़ की खेती कर ली, वो बच जाएंगे गुणा करके जितने बचेंगे। लेकिन उसमें वो मजे वाली बात, वो हमारी जमीन इतनी बढ़िया मतलब जो एक देखने में लगती है वो लगी नहीं खेत की। और एक थोड़ा सा इशारा और कर दूं, जो रसायनों का छिड़काव है ना वो कम करते हैं। रसायनों का छिड़काव एक जरूरत थी, ये हमारी मजबूरी नहीं थी शुरुआत में, अब हमने मजबूरी बना ली। जरूरत थी इतनी ज्यादा जनता का पेट भरने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए, हरित क्रांति के समय की बात करें, जरूरत थी उस समय थोड़ा सा शुरुआत कर ली। लेकिन आज तो हम इस पे आश्रित हो, आहिस्ता आहिस्ता करके इसको छोड़ दें। ये अपने किसान भाइयों से मैं अनुरोध भी करना चाहूंगा, आहिस्ता आहिस्ता करके इसे दूर हट जाए। और जो देसी खाद है उनका प्रयोग करें, जैविक खाद है, देसी खाद है, उन पे धीरे धीरे आ जाना चाहिए। बिल्कुल, जो वो बड़े कहा करते हैं ना विनोद जी, भाई मोटा खाओ मोटा पहनो, बस वो बात आ जाएगी। बिल्कुल, आपने कहा मोटा खाओ मोटा पहनो, यानी कहीं ना कहीं मिलेट्स की तरफ इशारा कर दिया है आपने। मक्का खाइए, बाजरा खाइए, और यही हमारी जो गवर्नमेंट है वही जोर दे रही है, क्योंकि इतने पौष्टिक है ये अनाज जी। और किसान भाई भी उस तरफ रुझान कर रहे हैं कि उसी की पैदावार करें। तो जाते जाते लास्ट में क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं अपने एक सफल किसान? बस एक तो ये देना चाहेंगे कि हम कोई भी काम करते हैं थोड़ा सा ये देखें कि इसमें कितना जहर हम घोल रहे हैं। वो हमने खाना है, हमारे किसी रिश्तेदार ने खाना है, किसी पशु ने खाना, ये मान के चलें कि जो हमने खेत में बो दिया वो किसी जीव ने खाना है। बिल्कुल, उसमें ज्यादा जहर ना घोल, साफ सुथरा उसको बना लें। आमदनी 1 साल कम रह जाएगी, आगे भगवान कहीं ना कहीं से उसको देगा। एक तो ये मैसेज है। एक मेहनत का मैं पहले कह चुका अपने किसान भाइयों को, और ये मानना चाहिए कि दलजीत करता है कि नहीं करता है। भाई गांव बिचपड़ी है, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत है, और आके देख लो, अगर टाइम पे खेत में काम करता ना मिलूं तो। बिल्कुल सही बात है। और एक किसान के लिए यही होता है कि भाई वो मेहनत अगर कर रहा है तो मेहनत का फल उसको मिलता भी। बिल्कुल मिलेगा। थैंक यू सो मच, आप स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए हम आपका दिल से शुक्रिया करते हैं और उम्मीद करते हैं अपने किसानों से भी कि आज की जो बातचीत है उससे बहुत कुछ प्रेरणा लेंगे। बिल्कुल। मैं सुषमा और मेरे साथी विनोद आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।